गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप इस जो हमारा जो चल रहा है MPGS, उनके सारे लेक्चर्स को आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। अभी तक हमारे 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो पंचायती राज है, म्यूनिसिपलिटी है एंड अदर जो और भी टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आप लोग पीछे पढ़ने के लिए जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, अगर वो पढ़ने हैं तो आप पहले वाली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो MP गवर्नमेंट की कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में, है ना, जैसे कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, है ना, एंड जो हमारा समाधान ऑनलाइन, वन डे गवर्नेंस, बेटी बचाओ अभियान, लाड़ी लक्ष्मी योजना, और भी अदर सारी स्कीम्स देखेंगे जो भी जो गवर्नमेंट MP गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, MP गवर्नमेंट जिनको रेगुलेट करती है एंड इम्प्लीमेंट करती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो MP गवर्नमेंट है वो जो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो सेंटर के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करती है ना, एंड कुछ इसकी अपनी खुद स्टेट की स्कीम्स हैं, है ना। तो उन दोनों ही स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर जिन स्कीम्स पर काम करते हैं वो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना, जिसको मतलब सेंटर स्पॉन्सर करता है एंड इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है ना। तो ये स्कीम्स क्यों लाई जाती हैं, जिससे कि जो ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक फ़ायदा पहुंचाया जा सके, वहाँ पर अच्छी तरीके से गवर्नेंस किया जा सके, गुड गवर्नेंस किया जा सके, जिससे कि जो हमारा जो सोसाइटी का है, स्टेट का कोई भी गांव, कोई भी विलेज, कोई भी पीपल ऐसा ना बचे जिसको ये स्कीम्स का बेनिफिट ना मिल सके, है ना। उसके लिए क्या है कि स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बनाई है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग होती है, स्टेट लेवल पर प्लानिंग होती है। इस तरीके की प्रोग्राम्स बनाए हैं एंड उन्हें इम्प्लीमेंट किया है, और अलग अलग डिपार्टमेंट सेटअप किए हैं उनको स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। वो वेलफेयर, को किसी का भी वेलफेयर हो सकता है, जैसे कि SC ST जो कास्ट है उसका वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर स्कीम्स, है ना, एंड जो भी अदर पिछड़ा वर्ग जो OBC के लिए स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्कीम्स का मतलब यही होता है, उसका मेन एम यही रहता है कि कोई भी समाज में कोई भी अनसुविधा है, जो कि मतलब सुविधा नहीं है अगर लोगों को, जैसे कि पानी का कनेक्शन हुआ, है ना, और बिजली का कनेक्शन हुआ, इस तरीके से जो भी परेशानी रहती है वो स्कीम्स के थ्रू सारी कवर की जाती हैं। स्कीम में एम रखा जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव रखा जाता है कि कितने टाइम तक हमें ये जो भी चीज़ों की कमी है उनको पूरी करनी है ना। तो देखते हैं हम 1 बाय 1 स्कीम्स को। तो स्कीम्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव हैं MP गवर्नमेंट के, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट है, जो कि 2010 में लाया गया था, है ना, 2010 में लाया गया था। इसका एम था कि जो डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस टू सिटीजन, मतलब जो पब्लिक सर्विसेज हैं, लाइक जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, या डेथ सर्टिफिकेट, या जो पानी का कनेक्शन है, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं लोगों को, सिटीजन्स को, हमारे MP के सिटीजन्स को जल्दी से जल्दी विद इन टाइम फ्रेमवर्क में प्रोवाइड की जाए। मतलब इसमें टाइम डिसाइड किया गया है कि इतने टाइम में ये चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, है ना। तो इससे क्या है कि जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस का जो फंडा है वो अप्लाई होता है, जिससे कि अच्छी तरीके से गवर्नेंस किया जा सकता है ना। तो जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स तक विद इन टाइम फ्रेमवर्क पहुंचाई जाएगी इसके अकॉर्डिंग, है ना। और इसमें 52 की पब्लिक सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बिजली कनेक्शन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक सर्विसेज में आती है। इसमें 52 की पब्लिक सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है ना। और अगर जो ऑफिसर, ये जो भी पर्सन, जो भी ऑफिसर है, अगर इन जो भी फैसिलिटी है अकॉर्डिंग टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग, अगर वो इनको इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा। वो होगा ₹250 पर डे टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹5000। मतलब जब तक 5000 टोटल फाइन नहीं हो जाता है 250 पर डे के अकॉर्डिंग, तब तक पर डे 250 पर डे रुपीज का फाइन लगाया जाएगा। 250 रुपीज का पर डे फाइन लगाया जाएगा, अप टू
5000 है ना। तो ये होता है, मतलब जो ऑफिसर है, जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई तुम पब्लिक सर्विसेज को विद इन टाइम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सिटीजन्स तक पहुंचाओ। अगर वो फेल हो जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई अपील करता है, कोई कंप्लेन करता है, तो उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा, है ना। और ये क्या है, अपील प्रोसेस भी इसमें होती है कि मतलब जिसको ये सर्विसेज मिली नहीं है वो अपील कर सकता है ना। तो और जो इसको क्या है, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट 2010 का, इसको जो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला हुआ है 2012 में UNPSA के द्वारा इसको अवार्ड मिला गया है, जिसमें पब्लिक सर्विस की जो डिलीवरी है वो अच्छे तरीके से की गई है, उसके अकॉर्डिंग इसको अवार्ड भी मिला है 2012 में, है ना। तो ये था पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी गारंटी एक्ट 2010 का। इसके अकॉर्डिंग पब्लिक सर्विसेज को सिटीजन्स तक विद इन टाइम फ्रेमवर्क के अंदर मतलब पहुंचाया जाता है, राइट। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि इसमें 52 की पब्लिक सर्विसेज इंक्लूड की गई है, फाइन इतना होता है ना। एंड इसको जो अवार्ड मिला था, ये इसका ध्यान रखिए, वो मिला था 2012 में, सॉरी, है ना। देन है समाधान ऑनलाइन। समाधान ऑनलाइन क्या है, ये क्या है, जो क्या है, पब्लिक ग्रीवेंस को रिजॉल्व करता है। पब्लिक जो भी दुख है, जो भी परेशानी है पब्लिक की, उसको ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन किया जाता है, जिससे कि मतलब हमें किसी भी दफ्तर तक या ज़्यादा ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जाना पड़ेगा, कलेक्ट्रेट में ही जाना पड़ेगा। हम क्या है, जहाँ है वहीं से ऑनलाइन अपनी परेशानी बता सकते हैं, जिसको क्या होगा कि फर्स्ट ट्यूसडे को सुना जाएगा एवरी मंथ। हर एक मंथ के जो फर्स्ट ट्यूसडे रहेगा, फर्स्ट ट्यूसडे को इसको सुना जाएगा, है ना। और जो भी सॉल्यूशन इसका दिया जाएगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिया जाएगा। इसमें क्या है, एप्लीकेशन जो भी जिसको अप्लाई करने हैं वो अप्लाई करेंगे, और एवरी मंथ जो भी उसकी सुनाई होगी, जो सुना जाएगा वो होगा फर्स्ट ट्यूसडे को एवरी मंथ, है ना। तो ये डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, हमारे CM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको सुनते हैं, है ना। तो ये दिन याद रखना है कि फर्स्ट ट्यूसडे को इसको सुना जाता है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, है ना। और इसमें क्या आता है, पब्लिक ग्रीवेंस को सुना जाता है, जो भी है लोगों की परेशानियों को सुना जाता है ना। अब देन थर्ड है 1 डे गवर्नेंस, है ना। इसमें क्या है, जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो डेली क्या होता है, 11 AM टू 1:30 बजे, है 1:30 PM तक इनको रजिस्टर किया जाता है ना, रजिस्टर किया जाता है। और इसको जो कलेक्टर है वो मॉनिटर्स करते हैं, जो भी एप्लीकेशन है जो फाइल की जाती है, सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, वो कलेक्टर मॉनिटर करता है। ये रोज का फंडा रहता है, रोज इस तरीके से 11 बजे से 1:30 बजे तक इसका टाइम होता है ना। तो 21 सर्टिफिकेट सिलेक्ट किए जाते हैं, जो भी परेशानी है, जो भी इश्यूज हैं उनके, है ना। बेटी बचाओ अभियान में क्या है कि अरेस्टिंग द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, है ना। जो बेटी बचाओ अभियान का जो मिशन है, जिसका एम है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री में ऑल ओवर देखें, और हमारे खासतौर पर MP जो स्टेट है, उसमें जो सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। मतलब सेक्स रेशियो क्या है कि अगर हम देखेंगे बॉयज़ की कंपैरिजन में जो गर्ल्स की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है ना। तो उस गैप को फिल करने के लिए जो सेक्स रेशियो है उसमें डिफरेंस ना रहे, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ का जो रेशियो है वो सेम रहे, नंबर सेम रहे, मतलब लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना किया जाए। मतलब बर्थ के द्वारा, मतलब जब से जन्म होता है तभी से उनसे भेदभाव ना किया जाए। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब लड़की होती है तो ज़्यादातर लोगों को पता है खुशी नहीं होती है कि भाई पता नहीं मतलब कोई मुसीबत आ गई हमारे ऊपर, जैसे ही लड़की पैदा होती है। और जैसे लड़के, जब भी लड़का जन्म लेता है, बेबी बॉय होता है, तो ढोल नगाड़े सब मिठाइयाँ बंटवाई जाती हैं। लेकिन आज भी दुख की बात इतनी है कि आज भी लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी हमारे देश में और हमारे स्टेट में आज भी इस तरीके से लड़कियों को ट्रीट किया जाता है ना। तो ये इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ अभियान को स्टार्ट किया जा सके, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि लड़कियां भी उतनी ही ज़रूरी है, इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लड़का, है ना। बॉय और गर्ल में डिफरेंस ना किया जाए, जिससे कि हमारी सोसाइटी और आगे बढ़ सके। जब तक ये डिफरेंस हमारी सोसाइटी में लड़का और लड़की के बीच में
भेदभाव कम नहीं होगा, तब तक हमारी सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे इंडिया की और ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो 50% जो है वो फीमेल हैं और 50% मेल हैं। और जब तक हम अपनी ये 50% पॉपुलेशन को अगर जो भी हमें प्रोग्रेसिव डिसीजन है, कार्य हैं, जो भी वर्क हैं, अगर उनमें इंक्लूड करके नहीं चलेंगे तो कैसे हमारा देश एंड कैसे हमारी ये दुनिया आगे बढ़ेगी, है ना। तो मतलब ये है कि जो हमें जो सप्रेस करने वाले होते हैं वो हमारे ही लोग होते हैं, हमारे फैमिली के ही लोग रहते हैं, हमारी सोसाइटी के लोग ही रहते हैं, और फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतते हैं वो भी हमारे फैमिली के लोग ही भुगतते हैं और हमारे सोसाइटी के लोग ही भुगतते हैं। जैसे ही अगर लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं है तो फिर आगे चल के जो भी इनकम है, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो वुमेन प्रोवाइड नहीं करा पाती, जिसकी वजह से फैमिली को भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हेल्थ इशूज फैमिली को भी उठाने पड़ सकते हैं, जो कि एक वुमेन टैकल कर सकती है ना। वुमेन क्या नहीं कर सकती, राइट। तो इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस फैलाने के लिए बेटी बचाओ अभियान को स्टार्ट किया गया, जिससे कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों को बर्थ से ही उनका फेटिसाइड ना किया जाए, अबॉर्शन ना कराया जाए। जैसे कि लोग जाते हैं तो चेकअप कराते हैं, वहाँ पर देखते हैं अगर लड़की है पेट में, है ना, जो फोएटस है अगर वो लड़की का है तो उसे अवॉर्ड करा दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक क्राइम है ये किसी की लाइफ के लिए, है ना, किसी के लाइफ के प्रति जो कि जिसका उसका कोई दोस्त भी नहीं है उसके प्रति, है ना। तो इन सब की जो अवेयरनेस फैलाने के लिए इस अभियान को चलाया गया, जिससे कि जो हमारी गर्ल चाइल्ड है उनको बचाया जा सके, है ना। देखिए मतलब कितनी एक शर्म की बात है, जो लड़की तुम्हें एक दिन जन्म देती है उसी लड़की को तुम बचाने की बात कर रहे हो। तो मतलब देखिए कि आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी कितने पीछे है। जिस लड़की से तुम पैदा होके आए हो उसी लड़की को तुम बचाने की बात कर रहे हो। इससे भी ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे भी ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है ना। तो ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मतलब उसका भी बराबर का हक है, उसे भी जीने का हक है, उसे भी पढ़ने का हक है, उसे भी आगे बढ़ने का हक है, उसको बढ़ने दिया जाए, राइट। तो इस तरीके से ये बेटी बचाओ अभियान को चलाया गया, है ना। इसके बारे में मतलब जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि एक अगर कोई लड़की है, अगर लड़की के बारे में भी कुछ परेशानी है तो लड़की एक लड़की को अच्छी तरीके से समझ सकती है ना। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना भी एक लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए, जिससे कि लोग लड़का लड़की में भेदभाव न करें, मतलब फीमेल फर्टिसाइड को रोके, है ना, जिससे कि मतलब लोगों को लड़की होने में परेशानी ना हो, लड़की को अच्छे से सम्मान पूर्वक उसका मतलब जो भी है उसे उसके राइट प्रोवाइड किए जाएं, है ना। तो इसको क्या है, अप्रैल 2007 में इसको लॉन्च किया गया लाडली लक्ष्मी योजना को, जिसके अकॉर्डिंग एमपी गवर्नमेंट ने एम रखा कि लड़की की हेल्थ, उसकी एजुकेशन, है ना, एंड उसकी जो चाइल्ड मैरिज है, बचपन में ही शादी कर दी जाती है लड़कियां। आप मतलब अब तो फिर भी थोड़ा मतलब चेंज हो गया है कि लड़कियां 17-18 साल की एज में मैरिज की जाती है। इससे पहले तो 14 साल 12 साल की एज में लड़कियों की एज में शादी की जाती थी। तो चाइल्ड मैरिज को, बचपन में जो शादी कर दी जाती है लड़कियों की, उसको रोकने का इसमें एम रखा गया, है ना। क्या होता है कि जो लड़कियों को मतलब लड़कियां जैसे तैसे तो वो एक जन्म लेकर आई है। एक तो पहले उसे जब उसने जन्म लिया उस टाइम उसको उसकी जो जन्म होने की खुशी को नहीं मनाया गया। देखिए कितना भेदभाव होता है उसके साथ। जब उसने जन्म लिया उस टाइम उसके साथ, उसी टाइम से उसके साथ इतना भेदभाव हुआ, उसकी किसी को खुशी नहीं है। और जैसे ही वो बड़ी होती है, अगर थोड़ी बड़ी होती है तो उसके लिए दूसरी प्लानिंग ये होती है कि उसकी शादी कर दी जाएगी। मतलब अगर वो थोड़ा बहुत अपने आप को संभाले, अपनी हेल्थ को संभाले, अपनी एजुकेशन से पहले ही, अपने कैरियर से पहले ही, हर चीज़ से पहले ही, फिर उसे दूसरी एक परेशानी में ढकेल दिया जाता है, वो है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज, लड़का होता है 30 साल का और यहाँ लड़की होती है 18 साल की और उससे भी कम साल की। इस तरीके के केस भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की परेशानी में ढकेल दिया जाता है, उसको समझा ही नहीं जाता है ना उसके दर्द को कि उसे कितनी परेशानी होगी, है ना। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। और जो फीमेल फर्टिसाइड है, मतलब जो गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, फीमेल फर्टिसाइड बोलते हैं। जब बेटी जब गर्भ में ही होती है उसी टाइम उसको मार दिया जाता है, अबॉर्ट करा दिया जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए इस योजना का स्टार्ट किया गया, है ना। तो ये 2007 में स्टार्ट की गई अप्रैल में। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अगर कोई
जो भी लड़की अगर जन्म ली है वो 1 जनवरी 2006 के बाद का उसका बर्थ है, जो उसका बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, अगर 1 जनवरी 2006 के बाद की है तो वो लाडली लक्ष्मी योजना के अंडर आ जाएगी, है ना, उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। और इसके पेरेंट्स हैं वो रेसिडेंट्स ऑफ एमपी, मतलब वो एमपी के होने चाहिए, और वो जो नॉन टैक्स पेयर हो, मतलब कोई जो इनकम टैक्स होता है उसको पे ना कर रहे हो, वो किसी को जैसे ज़्यादा इनकम रहती है तो टैक्स पे किया जाता है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, वो एमपी के रेसिडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाली जो स्कीम है वो एमपी गवर्नमेंट की है ना। और वो जो सेकंड, अगर जो पेरेंट्स हैं अगर उनको सेकंड चाइल्ड करना है तो उसके लिए उन्हें एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी कि हम अपने जो सेकंड बच्चा है उसकी प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो तभी इस लाडली लक्ष्मी योजना का इसके बेनिफिट मिलेगा, है ना। उसके साइलेंट फीचर क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं वो आप देखिए कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसमें रहेंगे 6,000 रुपये रहेंगे, वो 5 साल तक दिए, जब तक वो गर्ल जो बच्ची है अगर वो 5 साल की हो जाएगी तब तक उसके लिए 6,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना। और जब वो 6th क्लास में एडमिशन लेगी उस टाइम उसके 2,000 रुपये दिए जाएंगे, एंड उसे 9th क्लास में जब भी वो एडमिशन लेगी तब उसे 4,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, एंड 11th क्लास में एडमिशन लेने पर उसे 7,500 रुपये दिए जाएंगे, है ना। तो ये उसके लिए बेनिफिट, एंड जो भी रिमेनिंग रुपीज़ रहेंगे, जो भी रिमेनिंग रुपीज़ बचेंगे इसकी स्कीम के अंदर जितने आते हैं, अगर वो 21 ईयर की एज कंप्लीट करने के बाद उसको सारे रुपए एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे, है ना। और उसमें उसको 12th क्लास में भी अपीयर होना पड़ेगा, 12th क्लास में भी एडमिशन लेना पड़ेगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर उसकी जो शादी है, ये कंडीशन रखी गई है, अगर उसकी शादी 18 साल से 18 ईयर्स से ज़्यादा एज में की जाती है तभी उसे ये जो रिमेनिंग जो रुपीज़ हैं तभी उसको ये मिलेंगे, राइट। ये कंडीशन है, जो भी रिमेनिंग रुपीज़ हैं अगर 18 ईयर्स से उसकी ज़्यादा में शादी की जाती है तभी उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये कंडीशन है इस स्कीम की, जो कि एक जो फीमेल है, जो गर्ल चाइल्ड है, उसको बचाने के लिए, उसको उसकी हेल्थ का, उसकी एजुकेशन का, है ना, ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये गवर्नमेंट स्कीम के बावजूद भी आज भी हम देखेंगे हमारे रूरल एरिया में आज भी 18 ईयर से भी कम में बच्चियों की शादी की जाती है, जो कि मतलब लोगों को पता ही नहीं होता है ना, कि शादी कर दी गई है। तो इस तरीके के केसेस आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ तक पहुँच गए इतने, अगर हमने पढ़ लिख लिया है तो हम ही लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, जो आगे चल के हम जो भी इस तरीके के अगर केस देखने को मिलते हैं, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई हरकत अगर हो रही है तो उसके लिए हमको आगे आना चाहिए। और जो भी है लड़कियाँ हैं, लड़कियों का जीवन है, वो भी एक इंसान है, उनकी ज़िंदगी का जो है परेशानियों को सॉल्व करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, राइट। तो ये था पूरा गर्ल चाइल्ड के बारे में, लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये उसकी कुछ साइलेंट फीचर्स हैं एंड एलिजिबिलिटी है, कुछ एम है हेल्थ, एजुकेशनल एंड चाइल्ड मैरिज, है ना। इस तरीके के उसके जो फ्यूचर है उसको बेटर बनाने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही है ना। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, है ना। और अब हम नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। अब नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, वो है हमारी जननी सुरक्षा स्कीम, जननी सुरक्षा योजना। इस जननी से आप समझ सकते हैं कि जननी मतलब जन्म देने वाली, है ना, मतलब फीमेल। ये जो स्कीम होगी वो फीमेल से रिलेटेड होगी, जननी माँ से रिलेटेड होगी, जो एक बच्चे को जन्म देती है। सुरक्षा यानी कि उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए जो योजना बनाई गई, मतलब जो फीमेल, जो मदर जब अपने बच्चे को जन्म देती है उससे रिलेटेड जो भी परेशानियां वो उठाती है ना, उन सारी जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जननी सुरक्षा को इम्प्लीमेंट किया गया एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो इसका एम था कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इंस्टीट्यूशनल उसकी डिलीवरी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की, है ना, जिससे कि वो क्या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जाए, जैसे कि जो जब बच्चे को जन्म देती है जो माँ, जो फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन, उस टाइम बहुत सारी औरतों की, बहुत सारी फीमेल की डेथ हो जाती है। वो भी किसी भी वजह से हो सकती है, कुछ उसकी फिजिकली कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी या कुछ भी बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे कि अगर कोई घर में ही बर्थ देती है, फीमेल डिलीवरी होती है, तो कई बार उसकी जान चली जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा
पहले जो होता था वो घर में ही डिलीवरी कराई जाती, जिससे कि फीमेल की जान खतरे में रहती थी, है ना। तो ये प्रमोट किया गया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जिससे कि जो अपना बेबी है एंड जो मदर है उसकी वो सेफ हो सके, है ना। तो और बच्चों की भी डेथ हो जाती है जब भी बच्चे को जन्म देती है फीमेल, अगर वो इंस्टीट्यूशन में नहीं है, किसी मेडिकल जो डॉक्टर है उसकी निगरानी में नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बच्चे की भी जान चली जाती है। तो इसीलिए बच्चे की जान न जाए एंड जो मदर है उसकी भी जान न जाए, दोनों को ही बचाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए जननी सुरक्षा जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो इसमें इसका एम यही रखा गया कि जो एमएमआर है, मदर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे को जन्म देते समय मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी वुमेन की जान चली जाती है, उसको बोलते हैं हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जैसे ही बच्चे जन्म लेता है कुछ घंटों में ही वो मर जाता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी, तो इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। जो छोटा बच्चा रहता है वो इन्फेंट रहता है। तो इन दोनों को ही कम करने के लिए, मतलब बच्चे की एंड माँ की जो जान को बचाने के लिए, उनकी जान को खतरा ना हो उसको कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है, अगर जो डिलीवरी होती है बच्चे की किसी जनरल वार्ड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अगर कोई फीमेल की डिलीवरी होती है, बच्चे को जन्म देती है, एंड और जो अगर कोई SC ST की वोमेन है, अगर उसके पास BPL का कार्ड है, उसकी फैमिली के पास BPL कार्ड है, तो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर वो बर्थ देती है, डिलीवरी होती है, तो उसको भी इस जो योजना है उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो इसकी ये एलिजिबिलिटी है ना। जनरल वार्ड में उसकी डिलीवरी होनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर कोई SC ST की वोमेन को छोड़ के, अगर SC ST की वोमेन है उसके पास BPL, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डिलीवरी कराती है तो उसको भी इससे जननी सुरक्षा योजना का बेनिफिट मिलेगा, है ना। और इसके साइलेंट फीचर्स ये हैं कि जो विलेज की वुमेन है उनको जब डिलीवरी होगी उनको 1400 रुपीज़ दिए जाएंगे, एंड जो अर्बन वुमेन है, जो सिटी में वुमेन है, उनकी अगर डिलीवरी होती है उनको 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना। और जो भी सर्विसेज हैं, जो डिलीवरी के दौरान जो भी डिलीवरी का जो प्रोसीजर रहता है, ड्यूरेशन रहता है, उसमें उसको जो भी फैसिलिटी है, बेड फैसिलिटी, हॉस्पिटल में मेडिसिन फैसिलिटी, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, है ना। और जो भी मोटिवेटर है जो रूरल एरिया में, उसके लिए 600 रुपीज़ दिए जाएंगे, एंड जो अर्बन एरिया में जो मोटिवेटर है उसके लिए 200 रुपीज़ दिए जाएंगे। मतलब जो भी इसको मतलब बताता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करानी चाहिए, हॉस्पिटल में ले जानी चाहिए जब मतलब डिलीवरी होती है ना, जो भी प्रमोट करता है इसको, तो उसके लिए भी ये रुपीज़ दिए जाते हैं, 600 रूरल में एंड 200 सिटीज़ में, है ना, अर्बन एरियाज़ में, जिससे कि जो वुमेन है उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके अच्छे से, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो फीमेल हैं उनकी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में रहती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, बहुत ज़्यादा जिस पेन से, जिस कंडीशन से वो गुजरती हैं उसको कम किया जा सके, है ना। और कुछ ऐसी फैमिली रहती हैं जो कि मतलब डिलीवरी को वो हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकती क्योंकि फाइनेंशियली उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा सकें, वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देके। इसकी वजह से जननी सुरक्षा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, राइट, है ना। देन है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मतलब रूरल एरिया की जो स्कीम है ना। तो जो रूरल एरिया में जो वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया, है ना। तो जो भी लेबरर्स रहते हैं, जो खेतों में काम करते हैं या किसी मकान बनाने में काम करते हैं, अनस्किल्ड जो वर्कर रहते हैं उनके लिए है। तो इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं कि अगर कोई डिमांड करता है कोई भी अनस्किल्ड वर्कर तो उसको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, है ना। और जो हमारे MP के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये अप्लाई होती है। और जो अगर जॉब किसी ने मांगी है, जो कार्ड बनाया जाता है इसका, जो ये स्कीम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसका कार्ड बनाया जाता है, जिससे कि अगर वो कार्ड होल्डर है तो उसे 15 दिन में उसको जॉब प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसे काम प्रोवाइड कराना पड़ेगा विदिन 15 डेज, है ना। और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कराया जाता है विदिन 15 डेज तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि होगा, जो मिनिमम बेज है उसका 1/4 होगा। 1/4 उसका रहेगा, जो भी उसकी मिनिमम एक दिन का जो 2 रुपये मिलते हैं उसका 1/4 उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर हम फेल हो जाते हैं उसे विद इन 15 डेज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में, है ना।
तो ये 30 दिन तक दिया जाएगा 1/4 जो मिनिमम बेस का है। एंड अगर आगे भी अलाउंस पीरियड है, मतलब ज़्यादा ही उसे डिले कर दिया गया है, तो उसको 1/2 प्रोवाइड, मतलब हाफ प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी इसका मिनिमम बेस रहेगा उसका हाफ उसको अलाउंस प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी 30 दिन से अगर ज़्यादा उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है ना। अगर किसी भी मजदूर की, किसी भी जो भी एम्प्लॉय है उसकी जो ड्यूरिंग वर्क, अगर वो कोई काम करता है किसी बिल्डिंग में, किसी भी कहीं पे भी अगर काम करता है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द वर्क, तो उसको 25,000 रुपीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे, या फिर जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग रुपीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये डेथ में भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो उस परमानेंट डिसेबिलिटी में भी 25,000 रुपीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना। तो ये हमारी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ना, जो कि हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाइड है। तो आप इन चीज़ों को, ये नोट्स करने लायक हैं डायरेक्टली, इनको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे जननी सुरक्षा स्कीम में जो भी नोट करने लायक फैक्ट हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, है ना। तो ये थी हमारी कुछ स्कीम्स। एंड आने वाले लेक्चर्स में हम और भी स्कीम्स देखेंगे, बहुत सारी स्कीम है, हम वन बाय वन स्कीम देखते चलेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। और ये स्कीम्स हैं आप लोगों को, इसलिए भी आप लोगों को ये पढ़ना है जिससे कि आप इनका मतलब इनका बेनिफिट उठा सके। ये नहीं कि हमें सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, अपनी लाइफ में भी इनको इम्प्लीमेंट करना है। अगर हमें इनकी ज़रूरत है, हम इनके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इनका हमें बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि हम सिटीजन्स के लिए ही ये स्कीम बनी होती है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।